जी जनाब, तो वो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे वो अब अपनी पूरी रेशा दवानियों के साथ आ चुका है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो जिसके छोटे छोटे पार्ट्स हम लोगों ने किए हैं। अब ये सारे पार्ट्स मिला के जब एक ही जगह पे आते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं। और मेन रीज़न यही होती है कि आपको कंटेंट सारा डिलीवर किया गया होता है, आपको पढ़ाई हर चीज़ गई होती है, लेकिन जब वो चीज़ें इकट्ठी होकर आती हैं तो वो थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा इतना स्टेमिना नहीं होता प्रैक्टिस करने का। जो क्लास में टीचर क्वेश्चंस वगैरह करवा देता है हम उतनों को भी नहीं करते हैं। और एडिशनल पास पेपर की प्रैक्टिस और उसमें ज़्यादा देर तक सवाल के साथ जुड़े रहना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है जो हमें लैक कर रही होती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जनाब। उसने कहा द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ असफर एंड कंपनी एज एट 30 जून 2015 इज़ 831128। तो क्लोजिंग अमाउंट उसने WDV बता दी है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो अवेलेबल। एक उसने पहली इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है। पॉइंट्स वाली इन्फॉर्मेशन आपको पता है हम बाद में पढ़ते होते हैं, पहले हम रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। Asfar and company provides the depreciation 15% WDV. Depreciation on addition or deletion is provided in proportion to the period of use. ठीक है, ओके। क्रिएट मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2015। अब अगर आप गौर से देखें तो उसने आपसे 2 सालों की मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है। 2013 1 जुलाई यानी कि जो 1 जुलाई 2013 से जो साल शुरू होता है वो ख़त्म होता है 30 जून 2014 पे, राइट। तो एक तो उसने इस साल की आपसे मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है और एक उसने इस साल की यानी कि 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2015 इस डेट की आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है। और ये वाला जो ईयर है इसका उसने क्लोजिंग बैलेंस बताया। जब जुलाई टू जून चल रहा होता है तो हम ईयर्स को किस नाम से पुकारते हैं? 30 जून जो उसका ईयर एंड होता है उस वक़्त जो ईयर की फिगर चल रही होती है हम उसको उस नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला ईयर है जो 1 जुलाई 2013 से शुरू होकर 30 जून 2014 पे जा रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज़ ईयर एंड 2014 या साल 2014 कह सकता हूँ मैं इसको। सिमिलरली ये वाला जो ईयर होगा ये ईयर एंड 2015 होगा। इसका मतलब यह है कि 2 सालों के लिए 14 और 15 के लिए मैंने मशीनरी अकाउंट बनाना है। फेयर इनफ। अब इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं जी। इन्फॉर्मेशन क्या है जो उसने हमें दी है? 4 पॉइंट्स हैं इन्फॉर्मेशन के। उसने बताया कि ऑन 1 जुलाई 2014 को जब भी कभी आपको इस तरह से डेट्स नज़र आएँ तो आप हर डेट के ऊपर ये ज़रूर सोचा करें कि ये कौन सा साल बनता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका होता है कि जो भी डेट आपको दी गई है आप देखें कि उसके बाद 30 जून कब आया होगा। 1 जुलाई 2011 के बाद जो 30 जून आया होगा वो आया होगा 30 जून 2012, यानी कि ये ईयर एंड 2012 की डेट है। हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी डेट कौन कौन से साल में फॉल कर रही है, जिससे हमें ये ज़रूर पता चलेगा कि इसका क्या करना है। जैसे देखें ये वाली जो बात है ये हो रही है उन ईयर्स की जिनकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके हमने अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि डेट्स को हम लोग हाईलाइट करते होते हैं, तो हम लोगों ने हाईलाइट कर ली और गौर भी कर लिया कि पिछले सालों में देर वाज ए ईयर जब हमने मशीनरी परचेज की थी। सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹300,000, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, एंड द अमाउंट ऑफ ₹200,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग बिफोर यूज़। ले जनाब, एक तो ये 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये टोटल हमें 5 लाख रुपए की एक मशीनरी हम लोगों ने परचेज की थी। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया उसने ये भी नहीं बताया कि ये डिस्पोज हुई थी, उसने ये भी नहीं बताया ये ज़ाया हुई थी या क्या हुई थी, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ एक मशीनरी की डेट ऑफ परचेज हमें बताई है और इसकी प्राइस बताई है। सेकंड, ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 की अब बात होने लगी है। ज़रा गौर से देखें और सोचें कि ये ईयर एंड कौन सा होगा। तो हम 1 जनवरी के बाद देखेंगे 30 जून कब आ रहा है। 1 जनवरी के बाद जो 30 जून आ रहा है वो 30 जून 2012 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी ईयर एंड 2012 की बात हो रही है।
ठीक है जी। यानी कि ईयर एंड 2012 के अंदर ऊपर वाली मशीन भी परचेज़ किया और नीचे वाली मशीनरी भी परचेज़ की है। 2,50,000 रुपये की दूसरी मशीनरी परचेज़ की थी। दो मशीनरीज़ की डेट ऑफ परचेज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। अब अगर ये दो पॉइंट्स होते तो हम इन दो पॉइंट्स को इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि सिर्फ डेट ऑफ परचेज़ के बारे में बताया है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला जो हमारा जो तरीकाकार है, इसमें हर एसेट की अलग अलग डेट ऑफ परचेज़ वगैरह से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। हम टोटल ओपनिंग पकड़ते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगा देते हैं। हर एसेट जो जब मर्जी जितनी मर्जी अमाउंट पे परचेज़ हुआ हो, अगर उसकी उस वक्त एंट्री ठीक कर दी थी तो अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमारे लिए इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हाँ, इनमें से कोई एसेट अगर हमारे जिन सालों की हम लोग ये अकाउंट्स बना रहे हैं उनमें कोई एसेट सेल हुआ तो फिर इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। तो हम लोग पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज द मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011 को कौन सी मशीन परचेज की थी हमने? ये 5 लाख रुपए वाली इस मशीन की वो बात कर रहा है। दिस बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹100,000। 1 लाख रुपए की सेल कर दी ऑन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को ये सेल कर दी। तो ज़रा सोच के मुझे बताएं कि किस ईयर में सेल की। 1 जनवरी 2014 के बाद जो ईयर एंड आ रहा है, 30 जून आ रहा है, वो 2014 को ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2014 में ये हमने सेल की, 2012 में परचेज की, 2014 में हमने डिस्पोज कर दी। ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीनरी वाज परचेज एज द कॉस्ट ऑफ ₹600,000। यानी कि सेम डेट का क्या मतलब है? 2014 में नहीं जनाब, हमने 2014 की अकाउंट्स बनाने थे तो 2014 में एक परचेज हुई है और एक डिस्पोजल हुआ है। जिस दिन हमने डिस्पोजल किया है उसी दिन हमने अगली परचेज की है। तो ये आप याद रखिएगा कि पॉइंट नंबर 3 में 2014 की एक परचेज की बात हो रही है और एक सेल की बात हो रही है। एक चीज़ आपने सेल की है और एक आपने परचेज की है 2014 में, ये 2014 के अंदर। तो जब हम ये 2014 का अकाउंट बनाएंगे तो हम उसमें ये दोनों चीज़ें जो है ना ये सेटअप करेंगे। आगे चलते हैं, पॉइंट 4 की बात करते हैं। मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2012। यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 वाली जो मशीन है 2,50,000 रुपये वाली, इसकी बात कर रहा है। वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2015। ले जनाब, 30 जून 2015। अगर आप 30 जून पे ही हैं तो जो 30 जून है वही उसका ईयर एंड होगा। ये आपने 30 जून पे ये नहीं सोचना कि अगला 30 जून कब आ रहा है। अगर आप 30 जून पे हैं तो फिर जिस 30 जून पे हैं वही उसका ईयर है। तो 2015 में एक एसेट हमने सेल किया है, इसकी बुक वैल्यू प्लस 50,000 पे। तो इसकी बुक वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है, पॉइंट नंबर 2 से हमें ये बात पता चली थी कि ये एसेट हमने 2012 में 2,50,000 रुपये का परचेज़ किया था। लेकिन जनाब हमने 2014 और 15 के अकाउंट्स बनाने हैं। तो 2014 के अंदर हमने एक एसेट परचेज़ किया है, एक सेल किया है, और 2015 में हमने सिर्फ एक एसेट सेल किया है, यानी कि हमने एक एसेट डिस्पोज किया है जिसके हमने अकाउंट्स बनाने हैं। हमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सिर्फ 2015 का दिया हुआ है, 2014 का ना ओपनिंग दिया हुआ है ना क्लोजिंग दिया हुआ है, और हमसे मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों अकाउंट्स को यहाँ पे सामने सामने बना, मशीनरी अकाउंट ईयर 2014 एंड मशीनरी अकाउंट ईयर 2015। आपको पता है कि ओपनिंग जो है वो इधर आएगा और क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिर मशीनरी का ओपनिंग आएगा 2015 का, जो यहाँ पे इसका पिछले साल का जो क्लोजिंग बना होगा वही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, और इसका क्लोजिंग आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। और जो क्लोजिंग है इस साल का वो इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ 831,128, राइट। दिस इज़ द अमाउंट। अब होगा क्या कि जैसे हमने पिछली वीडियो में जो चीज़ें सीखी थी वो ये सीखी थी कि हम लोग इन चीज़ों को कैसे प्रोसेस करते हैं। हम 1 बाय 1 जो एडिशंस और डिस्पोजल्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे। फिर फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन हम लोग उस इक्वेशन से निकालेंगे जिस इक्वेशन में ओपनिंग एक्स हम लोग कंसिडर करते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो हम लोग
सबसे पहले 2015 और 14 इन दोनों के अंदर जो एडिशंस और डिस्पोजल्स वगैरह हुई हैं उनकी वर्किंग्स करेंगे। फिर हम लोग 2015 के क्लोजिंग से 2015 को ओपनिंग निकालेंगे, वो हम ओपनिंग उठा के 2014 के क्लोजिंग को लिख देंगे और यहाँ से फिर हम 2014 का ओपनिंग निकाल लेंगे। सो दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द गेम प्लान, इसको हमने फॉलो करना है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये हम लोग बहुत दफ़ा पहले भी कर चुके हैं कि हमें क्लोजिंग अमाउंट अगर दी हो जाती है तो हम लोग ओपनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं। एक एडिशन हुई है, आपको याद होगा। तो एडिशन के केस में हम लोग क्या करते होते हैं, हम एडिशन के केस में इसकी कॉस्ट यहाँ पे ऐड करते होते हैं। हम लोग जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट। तो ये मैं डेबिट कर रहा हूँ, और वो जो भी कैश दिया है लाइबिलिटी के आई है या आपने बैंक से पे किया है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो एसेट परचेज किया है 2014 में, डेट वॉज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ ₹600,000। 600,000 ये एसेट है जो परचेज हुआ है 600,000 रुपीज़ पे। और ये कब परचेज हुआ है, सेम डे पे। किस डे पे, 1 जनवरी 2014 पे। तो ये जो एसेट है 600,000, इसकी जो कॉस्ट है ये हमारे पास परचेज हुआ है 1 जनवरी 2014 पे। तो जब भी हम कोई एडिशन करते हैं तो हम इसकी डेप्रिसिएशन और एडिशन भी डालते हैं। तो एडिशन की डेप्रिसिएशन अगर हम लोग लिखना चाहें, मैं ऊपर वाली लाइन पे लिखूंगा, अदरवाइज हमारे पास लाइंस कम पड़ जाएंगी। एडिशंस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एडिशन के ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, अगर वो होती तो वो हम कॉस्ट में से माइनस कर देते। तो अगर हम डेप्रिसिएशन रेट की बात करें तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कॉस्ट है जी 600,000 मल्टीप्लाई बाय 15% इज़ द डेप्रिसिएशन रेट। और ये एसेट कब परचेज़ हुआ है, ये 1 जनवरी को परचेज़ हुआ है। तो अगर 1 जनवरी को परचेज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ यूज़ हुआ है। तो 6/12 इज़ द डेप्रिसिएशन जो कि हमने एडिशन पर चार्ज करनी है। तो जनाब ये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी डैट विल बी इक्वल टू 45,000 जो कि हमें यहाँ पे चार्ज करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो एडिशन थी, हमने डाल दी, और उसके ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड जो डेप्रिसिएशन थी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब 2014 में एक और काम हुआ कि एक हमने एसेट डिस्पोज कर दिया था। तो जो एसेट डिस्पोज कर दिया गया होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी क्या एंट्री करते हैं, हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ डिस्पोजल डालते हैं। यहाँ पे हम उसकी एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की जगह हम लोग मशीनरी अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते हैं, तो हम लोग मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। इसके लिए मैं एक वर्किंग करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि इसका नाम रखते हैं वर्किंग नंबर 1। सिमिलरली डेप्रिसिएशन के साथ साथ जब कोई एसेट डिस्पोज होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्पोजल में ले जाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में उसकी WDV टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये बात भी हम जिक्र कर चुके हैं कि क्योंकि मशीनरी अकाउंट ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होता है, तो हम लोग वो जो मशीनरी से निकाल के कॉस्ट लेके जाते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के डिस्पोजल में डालते थे। तो यहाँ पे ही दोनों काम करने पड़ेंगे और उन दोनों कामों का नेट इफेक्ट ये होगा कि हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एसेट की WDV टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब एसेट की WDV टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल हमने निकालनी है। दिस इज़ द वर्किंग जो हम करने लगे हैं। हम देखते हैं 2014 के एसेट की बात कि 2014 में कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ था जो 1 जुलाई 2011 को परचेज हुआ था। तो अगर हम लोग ईयर वाइज बात करें तो जनाब नंबर 1 इज़ कि वो एसेट जो है वो कौन से साल में परचेज़ हुआ था। तो ईयर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ईयर 2012 में वो एसेट परचेज़ हुआ था, 2013 में वो एसेट यूज़ हुआ और 2014 में वो डिस्पोज हो गया। ऐसे ही ना जी। अगर हम लोग एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी इसकी क्या है, ये एसेट परचेज्ड हुआ था, 2013 में ये एसेट यूज्ड हुआ और 2014 में ये डिस्पोज हो गया। राइट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं
आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, इस एसेट की कॉस्ट या WDV की, तो ये एसेट 2012 में हमने कितने पे परचेज़ किया? हमने इस एसेट को 2012 पे 5 लाख रुपए का परचेज़ किया। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की बात करते हैं। कितने मंथ ये एसेट यूज़ हुआ? ये एसेट 2012 में परचेज़ हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012 को, ठीक है, 1 जुलाई 2011 को। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा साल 12 के 12 महीने ही ये एसेट यूज़ हुआ। और अगर हम डेप्रिसिएशन रेट की बात करें तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% कितनी बनेगी जनाब? इसके ऊपर हम लोग 500,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी, सॉरी 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी डैट विल बी इक्वल टू 75,000। और इसकी जो क्लोजिंग WDV बनेगी 5 लाख में से 7,50,000 सॉरी 5 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे तो ये 425,000 बनेगी। ले जनाब, दूसरा साल 425,000 कितने महीने यूज़ हुआ? 12 महीने। और डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 63,750 रुपये। और इसकी जो क्लोजिंग WDV है वो है जी 361,250। ये तो था डिस्पोजल के ईयर से पहले तक। जिस साल ये एसेट डिस्पोज हुआ है, यानी कि 2014 में ये एसेट डिस्पोज हुआ है, तो 2014 में इस एसेट की डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो ये 361,250 इसकी कॉस्ट है, सॉरी जो WDV है। 6 महीने ये एसेट यूज़ हुआ है, क्योंकि डिस्पोज कब हुआ है? डिस्पोजल के वाले से उसने बताया है कि ऑन 1 जुलाई 2011 पे जो एसेट परचेज़ किया था, सोल्ड फॉर ₹100,000 ऑन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को, यानी कि ये दिसंबर तक 6 महीने यूज़ हुआ और उसके बाद डिस्पोज हो गया। तो अगर हम लोग 6 महीनों की डेप्रिसिएशन 3,61,250 रुपये के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डैट विल बी इक्वल टू 27,094। तो हमारे पास जो इसकी क्लोजिंग WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आएगी, डैट विल बी इक्वल टू 334,156, राइट। So this is a simple table of depreciation for WDV method। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि लास्ट ईयर को हमने प्रॉपर प्रोमिनेंट करना होता है, जिसकी कुछ वजूहत हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है जी। तो जिस साल ये डिस्पोज हुआ उस साल उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? इतनी है, ये हमें चाहिए थी। और जिस साल ये डिस्पोज हुआ, डिस्पोजल के वक़्त उसकी जो WDV है वो कितनी थी, ये हमें चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी ना। यहाँ पे जो है वो डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल एंड डिस्पोजल की वैल्यू चाहिए थी WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो जनाब ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल इज़ 27,094 एंड डिस्पोजल के वक़्त उसकी WDV कितनी थी? वो बनेगी 334,156, 334,156, राइट, ठीक है जनाब। तो अगर हम लोग 2014 की बात करें तो हमने 2014 के अंदर जितनी भी हमारी जो कैलकुलेशंस हमने करनी थी वो कर दी हैं, बस इसका क्लोजिंग आएगा। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की कैलकुलेशन हम करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन रीटेन्ड एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो रिटेन किए गए हैं। आपको पता है कि सारे एसेट रिटेन नहीं हुए हैं। ओपनिंग में 2 तरह के एसेट्स होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो रिटेन हुए और कुछ एसेट जो डिस्पोज हुए हैं। जो एसेट डिस्पोज हुए हैं उनकी वैल्यू 3,61,250 है, तो रिमेनिंग जो है वो रिटेन हुए हैं, तो रिमेनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2 दफ़ा प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में भी करेंगे तो आपको इसकी ठीक से समझ आ जाएगी। हम लोग बात करते हैं 2015 की। 2015 में आपको पता है कि कोई एडिशन नहीं है, देयर इज़ ओनली वन डिस्पोजल, कि जो एसेट हमने ये वाला जो सेकंड पॉइंट में जो एसेट परचेज़ किया था वो हमने डिस्पोज किया है। तो जनाब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अभी 2014 के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है, 2015 के लिए भी हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे कि जनाब एक एसेट हमने परचेज़ किया और उसके बाद इसको डिस्पोज किया तो उसकी वैल्यूज़ वगैरह कैसे आएंगी। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, ये है जी एसेट, फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट नंबर 1। अब हम एसेट नंबर 2 की तरफ चलने लगे हैं, एसेट नंबर 2 की बात करने लगे हैं। एसेट नंबर 2 में भी बिल्कुल उसी तरीके से ईयर्स आएंगे, एक्टिविटी आएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक्टिविटी का कॉलम बनाया जाए,
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कितने मंथ्स यूज़ हुआ वो एसेट, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे और WDV कितनी आएगी क्लोजिंग जो होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस एसेट की अगर हम बात करें एसेट नंबर 2 की, तो ये ईयर एंड 2012 में परचेज हुआ था, ये बात हमने की थी। तो ये 2012 में परचेज हुआ, 2013 में ये यूज़ हुआ, 2014 में भी ये पूरा साल यूज़ हुआ, यूज्ड 2015 में ये एसेट डिस्पोज हो गया, राइट 2015 में डिस्पोज हुआ है ना, 30 जून 2015 को। अच्छा, अब अगर हम बात करें जिन सालों में तो ये पूरा यूज़ हुआ है, वो तो कौन कौन से हैं, 13 और 14। जिस साल ये परचेज हुआ है उस साल ये कितना यूज़ हुआ है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि जब उसने बताया है कि ऑन 1 जनवरी 2012 मशीनरी कॉस्टिंग 250,000 वाज परचेज। 2012 में 1 जनवरी को एक एसेट परचेज हुआ था, यानी कि 2012 के बाद ये 6 महीने, 1 जनवरी के बाद ये 6 महीने तक 30 जून तक यूज़ हुआ। तो अपनी ज़िंदगी के पहले साल में ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ है एसेट। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में जिस साल ये डिस्पोज हुआ है, डिस्पोजल किस दिन किया है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलेगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें ये पॉइंट 4 से पता चलेगी कि इस एसेट को डिस्पोज कब किया है। उसने कहा मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 वाज सोल्ड ऑन 30 जून 2015, यानी कि 2015 में डिस्पोज किया है, लेकिन बिल्कुल आखिरी दिन डिस्पोज किया है। तो जो बिल्कुल लास्ट डे है, मैं कह सकता हूँ कि वो जो लास्ट डे है उसमें जो लास्ट ईयर है फिर उसमें ये पूरे के पूरे 12 महीने ही इस्तेमाल हुआ है। ओके, अब 1 बाय 1 हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे ये कैलकुलेशंस जो हैं ये बिल्कुल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है, आपने बहुत दफ़ा की हुई हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। तो मशीनरी जो थी वो परचेज़ हुई थी 2,50,000 की, तो 2,50,000 रुपये से कहानी हम शुरू करते हैं। 250,000 की एसेट परचेज़ हुआ, पहले ज़िंदगी का जो इसका साल था, इसकी 6 महीनों की जो डेप्रिसिएशन बनेगी डैट विल बी 18,750 और क्लोजिंग WDV बनेगी 231,250 12 महीनों की डेप्रिसिएशन बनेगी 34,688 और इसकी क्लोजिंग WDV बनेगी 196,563। 2014 की बात करते हैं जनाब, 196,563 इज़ द opening WDV. Depreciation for this year will be 29,484 और क्लोजिंग जो बनेगी वो बनेगी 167, क्लोजिंग WDV 078। और जिस साल ये एसेट डिस्पोज हुआ है उस साल इसकी जो ओपनिंग थी वो थी 167,078। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज़ 25,062 और इसकी जो क्लोजिंग WDV बनेगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल डेटेड 142,016। अब अगर आप गौर से देखें तो ये है इसकी WDV एट डेट ऑफ डिस्पोजल, ये है जी डेप्रिसिएशन फॉर ईयर ऑफ डिस्पोजल, और ये है इसकी WDV इंक्लूडेड इन ओपनिंग। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इससे ऊपर वाली ये बताया था, तो ये वाली और ये वाली ये फिगर्स दोनों सेम ही है ना, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसकी बजाय ये वाली 3 यानी कि लास्ट ईयर की जो तीनों चीज़ें हैं वो तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगी। नंबर 1 जो उसकी WDV है डेट ऑफ डिस्पोजल वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ डिस्पोजल भी लिखेंगे और WDV इंक्लूडेड इन ओपनिंग भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट्स फिगर लिखने लगे। हमें पता है कि जब ये एसेट डिस्पोज हुआ है तो इसकी डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड एसेट हमने लिखनी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें इस वर्किंग से मिल जाएगी। 25,062 25,062 इज़ द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच हैज़ बिन डिस्पोज्ड। अब WDV एट डेट ऑफ डिस्पोजल भी हमने इस यहाँ पे लिखनी होती है और वो है जी 142,016।
एडिशन कोई नहीं है, इसलिए हम एडिशन नहीं लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन में आपको पता है डेप्रिसिएशन ओपनिंग के ऊपर होती है, लेकिन ओपनिंग में से सिर्फ उन एसेट्स की जो रिटेन हुए हैं, जो डिस्पोज हुए हैं, वो नहीं लिखते होते। डेप्रिसिएशन 15% हम लोगों ने लिखनी है। ले जनाब, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या है, अभी तक हम लोगों ने एक एसेट जो परचेज हुआ था उसकी एडिशन की अमाउंट डेबिट साइड पे, और उसकी डेप्रिसिएशन जिस साल वो परचेज हुआ था वो हमने अकाउंट्स की क्रेडिट साइड पे लिख दी है। दूसरा, जो दोनों एसेट डिस्पोज हुए थे इनकी डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल वो हमने लिखी, इनकी WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल लिखी, और फिर उसके बाद हमने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने रिटेन्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स में से निकाल के रिटेन्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब यहाँ से फार्मूला बिल्कुल सिंपल होने लगा है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम लोग ईयर 2015 की क्लोजिंग करते हैं, ईयर 2015 की वर्किंग करते हैं। 2015 में अगर हम बात करें तो हमारे पास है ओपनिंग X, तो डेप्रिसिएशन किस चीज़ की कैलकुलेट होनी है, X माइनस जो एसेट हम डिस्पोज कर चुके हैं इसकी ओपनिंग WDV जो कि ओपनिंग में इंक्लूडेड है, ये वाली चीज़। तो दिस माइनस 167,078, दिस इज़ द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ ताकि हमारी जो अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो। 15% इंटू एक्स माइनस 167,078, राइट। तो जब ये डेप्रिसिएशन की फिगर यहाँ पे लिखी जाएगी तो ये अकाउंट्स हमारे टैली हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 25,062 प्लस 142,016 प्लस 15% ऑफ x माइनस 167,078 प्लस 831,128। देखिए ना, हमने ये कहा है कि अकाउंट टैली है। अकाउंट टैली अगर होगा तो फिर x का आंसर निकलेगा, तो हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं। ये है वो सारा कुछ जो कि अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है, ये है वो सारा कुछ जो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो अकाउंट बनेगा। तो जनाब इस कॉन्सेप्ट को हम जेहन में रखते हुए हम x का आंसर निकालेंगे। तो जब हम x का आंसर निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा जनाब 1144876, राइट। दिस इज़ द आंसर ऑफ x, जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल, एक वेरिएबल है, 15% को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, सारे नंबर्स एक तरफ ले जाएं, एक तरफ x रह जाएगा, उसके साथ 0.85 आ रहा होगा, 0.85 उधर जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 1144876। सो दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस 1144876। और इस साल का जो ओपनिंग है वो डेफिनेटली पिछले साल का क्लोजिंग होगा। तो जो फिगर यहाँ पे आ रही है, जो फिगर यहाँ पे आ रही है वही फिगर यहाँ पे भी आ रही होगी पिछले साल के क्लोजिंग में। तो हम पिछले साल के क्लोजिंग में भी यही लिखेंगे 1144876। अच्छा जी, 2015 का मशीनरी अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें इसमें डेप्रिसिएशन वाली फिगर चाहिए। तो वो सिंपल है, x हमें पता चल गया है, x क्या है 1144876। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या वो कोई मुश्किल होगी? अब नहीं होगी। हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन है डैट इज़ इक्वल टू 15% ऑफ x माइनस 167,078। तो x अभी कितना निकाला है हमने निकाला है जनाब, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 15% ऑफ 1144876 माइनस 167,078। और जब आप यहाँ से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन उन एसेट्स के ऊपर जो रीटेन्ड हुए हैं वो बनेगी 146,670, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 146,670, 146,670। तो इस तरीके से हमारा ये जो अकाउंट है 1144876 1144876 ये टैली हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं 2015 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, तो 2015 की टोटल डेप्रिसिएशन वो जो डिस्पोज हुए हैं एसेट प्लस वो
जो रिटेन हुए हैं एसेट, इन दोनों के ऊपर जितनी टोटल डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को मिला के आप बताएंगे। हाँ, वर्किंग हमने क्योंकि अलग अलग किया है इसलिए अमाउंट दो पार्ट्स में आ रही है, लेकिन अगर 2015 की टोटल डेप्रिसिएशन पूछी जाए तो फिर आपने बताना है कि यस द टोटल डेप्रिसिएशन इज 25,062 प्लस 146,670, राइट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे ईयर 2014 में भी बिल्कुल वही कारस्तानी करनी होगी। हमें पता है कि ओपनिंग एसेट्स के अंदर कुछ एसेट्स हैं जो रिटेन हुए हैं और कुछ एसेट्स हैं जो डिस्पोज हुए हैं। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन ऑन रिटेन्ड जो है, अगर हम लोग ओपनिंग कह रहे हैं एक्स, तो 15% पूरे एक्स पे नहीं लगाना होगा, 15% एक्स में से जो एसेट डिस्पोज हो गए हैं वो माइनस करने होंगे। तो 15% ऑफ एक्स माइनस द एसेट्स दैट हैज़ बिन डिस्पोज्ड। तो पिछले साल में कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ है? वो एसेट जिसकी ओपनिंग WDV 3,61,250 रुपये थी। तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 361,250। ओके, अब मैं आपको इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, आई एम श्योर कि बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। डेबिट साइड पे अगर हम देखें तो मेरे पास है x प्लस 600,000 इज इक्वल टू, क्रेडिट साइड पे मेरे पास तो अमाउंट्स का अंबार लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ये सारी अमाउंट्स एक एक करके लिखें, आप इन सारों को कैलकुलेटर पे जमा करके एक ही दफ़ा लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं 45,000, 27,094 इन सब को जमा करता हूँ। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है मैनुअल, मैं उसके ऊपर 45,000 ऐड कर रहा हूँ, 27,094 ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं 334,156 ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसमें 11,44,876 ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि ये सारी फिगर्स एक एक करके अलग अलग भी तो लिखनी है, तो मैं क्यों ना इनको इकट्ठा करके लिख दूँ। तो ये सारी बनती हैं 155,126 प्लस 15% ऑफ x माइनस 361,250, राइट। तो बजाय इसके कि मैं वो सारे ये वाली सारी फिगर्स लिखूं, मैंने कैलकुलेटर पे ही कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ से x चाहिए, डेफिनेटली x अब आप खुद ही निकाल लेंगे, मैं आपको x का फाइनल आंसर बता रहा हूँ। द x फाइनल इज 105,521, राइट। ओके, तो ये हमारा ओपनिंग है जो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे लिख रहे हैं 105,521। ओके, 222 कर लेते हैं, यानी कि 222 कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है, 0.76 आ रहा है। ओके, अच्छा, अब डेप्रिसिएशन ऑन रीटेन्ड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी सिंपल है। डेप्रिसिएशन ऑन रीटेन्ड एसेट कैसे कैलकुलेट किया हमने? 15% ऑफ x माइनस 361,250, राइट। यही डेप्रिसिएशन थी ना। अच्छा, इसका मतलब है कि दिस इज 15% ऑफ 105,522 माइनस 361,250, और जो डेप्रिसिएशन अब हमारे पास यहाँ पे बनेगी डेट विल बी इक्वल टू 104,096, राइट। दिस इज द डेप्रिसिएशन 104,096। तो ये है डेप्रिसिएशन रिटेन्ड एसेट्स के ऊपर। मैं इसको लिख रहा हूँ 104,096, 104,096। ओके, और ये एसेट जो है ये हमारा कहाँ पे क्लोज होगा? ये एसेट हमारा क्लोज होगा 1655,222 के ऊपर, 1655,222 पे। सही है जनाब। सो दिस वाज द मशीनरी अकाउंट। इस क्वेश्चन में इसके साथ डिस्पोजल अकाउंट बनाने की भी रिक्वायरमेंट थी, जो कि आई एम श्योर कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्पोजल अकाउंट में तो कोई इशू नहीं होता। डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर चली जाएगी जो हम यहाँ से डिस्पोजल में लेके जा रहे हैं, ये वाली फिगर, और वहाँ पे उसका अपने साथ जो कुछ भी होगा वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग फोकस्ड रह के चलें तो हम लोग बहुत ईजिली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी नीड टू बी फोकस्ड कि हमें चाहिए क्या। ऐसे थोड़ी है कि अगर कोई एसेट की ओपनिंग दे देगा और एसेट की कॉस्ट दे देगा तो हम सबसे पहले तो सारी चीज़ें साइड पे करके उसकी WDV कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। भाई क्यों? जब तक हमें किसी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी हम उस वक्त तक उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसने हमें कहा कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो फिर हमने मशीनरी अकाउंट के परस्पेक्टिव से सोचा कि मशीनरी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर वो हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए कहता
तो हम डिस्पोजल अकाउंट के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। शुरू में ऐसे हो सकता है कि आप जब ये सोच रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी तो आप एक लंबा तरीका सोच लें और उसके में खुद ही फंस जाएं। लेकिन जब आप फंसेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार अगली दफ़ा इधर नहीं आना, वरना इस तरीके से करते हुए फंस जाऊँगा मैं। तो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली आपकी जो है ना वो रिसर्च के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इजीली, कितना कम्प्रीहेंसिवली कंक्लूड कर पाते हैं। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है और वो ये है कि मशीनरी 2014 की अगर आपसे टोटल डेप्रिसिएशन का पूछा जाए तो 2014 की डेप्रिसिएशन 3 टुकड़ों में हमने कैलकुलेट की है। एक उन एसेट्स के ऊपर जो एडिशन हुई है उसके ऊपर 45,000 की डेप्रिसिएशन है। फिर उन एसेट्स के ऊपर जो डिस्पोज हुए हैं टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल और वो है 27,094। और फिर उन एसेट्स के ऊपर जो पूरा साल रिटेन रहे हैं उनके ऊपर ये वाली। तो जनाब अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो ईयर 2014 में डेप्रिसिएशन 3 जगहों पे कैलकुलेट हुई है, जिसमें का कोई मसला नहीं है, जिसमें कोई इशू नहीं है। 3 जगहों पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अगर आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे अगर पूछा जाए डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है तो हम टोटल बता देंगे, और अगर कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए हम वही तरीकाकार फॉलो करेंगे। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और फिर उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हैं। थैंक यू।